सभी अपने वीडियोस ऑन कर लें। Yes, I can see 3 kids. Okay. I request each and every student to please switch on your videos. Okay. Still some are left. Aditya Raj, Ishant Sharma, Divija Pawar. Okay. So, my name is Neha. I reside in Karnal and I'm a teacher by profession. Currently serving in E-Gurukul as Bhagavad Gita teacher. That's all about me. And आप सभी कैसे हैं? How's everyone? You can show me your gestures. आप अपने जेस्चर्स शो कर सकते हैं। कैसे हैं आप सभी? ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ भगवद गीता। ई गुरुकुल के भगवद गीता सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, राइट? क्लास के दौरान सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे, ओके? क्योंकि हम अपने सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे, राइट? अगर मेरे सामने स्क्रीन ही विजिबल नहीं होगी, स्विच ऑफ होगी, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप अपने ऑफलाइन स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं ना, ठीक वैसे ही हम ऑनलाइन सेशन को लेके चलेंगे। ओके? ओके। और हाँ, सेशन के दौरान हम जो भी डिस्कशन करेंगे, बेसिकली भगवद गीता की हम थीमेटिक स्टडी करने वाले हैं। कुछ थीम्स होंगी, ठीक है? उन उन थीम्स से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और भगवद गीता उन थीम्स के बारे में क्या बताती है, वो हम उसको जानेंगे, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि वर्ड्स बाय वर्ड स्टडी होगी, नहीं। थीमेटिक स्टडी रहेगी, थीम्स के साथ स्टार्ट करेंगे और उन थीम्स के बारे में भगवद गीता का क्या कहना है, उसको उसके साथ रिलेट करते हुए हम भगवद गीता पढ़ेंगे, फाइन? और सभी अपने वीडियोज़ ऑन रखेंगे पूरे सेशन के दौरान। अगर आप कोई और एक्टिविटी भी कर रहे हैं, पहली बात तो कोई और एक्टिविटी ना करें तो इट विल बी बेटर। स्टिल अगर आप कुछ कर रहे हो, आपने वीडियोज़ को ऑन रखना, ओके? कि मुझे ये लगे कि हाँ, बच्चे सुन रहे हैं। और आपके सेशन के दौरान कोई भी डाउट्स होंगे, तो हमें क्या करना है, हम उन डाउट्स को सेशन के एंड में लेंगे। हम ट्राई करेंगे अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो हम सेशन के एंड में लेंगे, सभी के डाउट्स क्लियर होंगे और डाउट्स लेने का तरीका क्या रहेगा, वर्चुअल हैंड रेज़ करेंगे, ठीक है? सभी को ज़ूम पे वर्चुअल हैंड रेज़ करना पता होगा रिस्पॉन्सेस में, रिएक्शंस में, राइट? तो हम वैसे करेंगे, ओके? ओके, तो फाइनली काफ़ी वीडियोज़ ऑन हो चुके हैं, स्टिल अभी भी कुछ ऐसे हैं, जिनके वीडियोज़ ऑन नहीं हुए हैं। हाँ, एक और बात, आप सभी अ, अपने नेम को शो करेंगे स्क्रीन पे तो दैट विल बी बेटर। आपके पेरेंट्स का नेम ना हो, राइट? और कोई किसी फ़ोन के नेम से ना रखे तो बेटर होगा। उसको रीनेम कर लें, अपना-अपना नाम रखें और अगर एक स्क्रीन पे 2 बच्चे हैं तो वो दोनों का नाम मेंशन करें, ठीक है? अभी मैं देख रही हूँ एक स्क्रीन है आरव कुमार, 2 बच्चे हैं लेकिन नेम एक ही है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने नेम्स के साथ ही सेशन को जॉइन करेंगे ताकि मैं उन्हीं का नेम प्रोनाउंस करूँ, राइट?
किसी के पेरेंट्स का नेम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना, तो मैं आप ही का नाम प्रोनाउंस करना चाहूंगी। ओके ओके, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन। नायरा पथानी, यस, जस्ट वेट। यस नायरा। मैम, अगर हमको कोई भी डाउट हो या फिर बीच में हो तो हम उसमें कर सकते हैं। ट्राई करें कि आप एंड में ही ले डाउट, ठीक है। मैम, जब भी मुझे कोई लास्ट में डाउट होगा तो आप मुझको अनम्यूट कर दोगे, क्योंकि मैं जब अनम्यूट करती हूँ तो मेरा अनम्यूट होता नहीं है। मैं ही सबको अनम्यूट करूंगी, डोंट वरी। फाइन। एक्चुअली पता है क्या, जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, तो वो एक फ्लो मेंटेन होता है। तो अगर बीच में डाउट्स लेंगे ना, तो वो फ्लो टूट जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक नोट पैड रख सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप उसको लिख सकते हैं। देन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक द डाउट्स। फाइन। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, तो अगर सभी ने ज्वाइन कर लिया है तो हम आज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में मैसेज आया था कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आया था? यस और नो? आप ना मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन नहीं था, राइट? ओके, तो आज का सेशन हमारा जो है, आ, आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे हो अभी फिलहाल? ये तो पता होगा आपको। आपने कहाँ एनरोल किया है? आपने एनरोल कहाँ किया? आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ किया है? आप यहाँ पर क्यों हो? किस प्लेटफॉर्म पे हो अभी? टाइप इन द चैट बॉक्स। आप कहाँ पर आए हैं बाय ऑनलाइन? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स अनेबल है? जस्ट वेट। आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको मेरा नाम मिलेगा, आप वहां पे उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो वी आर एट ई गुरुकुल, राइट? हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं? वी आर एट ई गुरुकुल। तो ई गुरुकुल, ई गुरुकुल में ये जो वर्ड है गुरुकुल, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुरुकुल? व्हाट इज गुरुकुल? डज एनीवन नो? पता है किसी को? विराट शर्मा, ओके ओके। Samsung SME1468, I told you to rename. I can't pronounce Samsung again and again and again, right? ओके, अभी बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लेट मी अनम्यूट यू। तो थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे कि आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है? ओके, सात्विक, यस, सात्विक। Gurukul is a place where the shishyas, that is the children who the gurus teach, are there, and they stay with the gurus, and the gurus teach them in the Gurukul. ओके ओके, नाइस आंसर सात्विक, थैंक यू। सम्राट शर्मा, यस सम्राट। Ma'am, Gurukuls are a home of students where they live for 25 years with their gurus and learn Okay. how to use notes and studies.
ओके, थैंक यू। विराट शर्मा, यस, विराट शर्मा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फर्स्ट so that I can be able to see you, right? अपना वीडियो ऑन करेंगे? यस, गुड इवनिंग ओके। मैम। हाँ जी, बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुरुकुल? क्या समझते हैं आप गुरुकुल से? हम गुरुकुल वो होता है जिससे शिष्य संस्कार सीखता है। ओके, गुड पॉइंट, नाइस पॉइंट। संस्कार सीखता है, किन से सीखता है? कौन सिखाते हैं? हम गुरुकुल। गुरु सिखाते हैं, ओके। यस आद्या, आद्या यस। मैम, गुरु का घर या फिर उसका परिवार। ओके, गुरु का घर या फिर उसका परिवार। गुरुकुल है क्या? ओके, आपने बताया गुरु का घर या परिवार, वहां पे करते क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गुरुकुल? जहाँ पे हम सीखते हैं क्या सीखते हैं? संस्कार अपने। संस्कार सीखते हैं। ओके, और कई संस्कार नहीं मिलते? यस, और जगह भी मिलते हैं। और जगह भी मिलते हैं। ओके, बट आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम संस्कार सीखते हैं। ओके, गुड पॉइंट। चलो, अभी जिनके हैंड्स रेज है प्लीज अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, और गुरुकुल के आगे जो इनिशियल हमारा ई, वो क्या है? हम ई गुरुकुल में आए हैं ना, है ना? यस, तो ई स्टैंड्स फॉर निकुंज जिंदल, यस, निकुंज। इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक है क्या बेसिकली? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक? अभी 3 ही हैंड बेस है, और कोई बच्चा नहीं है? दक्ष, देवांश, हर्षित, ईशान। हम इंटरेक्ट किस मीडियम से कर रहे हैं? मैं आपसे इंटरेक्ट किस मीडियम से कर रही हूँ, ये तो पता होगा सभी को। वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, राइट? तो ये क्या है? ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स इंटरनेट, जो हम ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये है वो। ठीक है, सो गुरुकुल बच्चों ने बताया, बहुत अच्छे से बताया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स कवर किए। और ई क्या है? जब हम उसी चीज को वाया इंटरनेट सीखते हैं, तो वो हमारा ई गुरुकुल, राइट? तो गुरुकुल ये जो वर्ड है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो हमें 2 टर्म्स सेपरेटली देखने को मिलती है। वन इज गुरु एंड सेकंड इज कुल, है ना? गुरुकुल को अगर हम ब्रेक करें, गुरु एंड कुल, गुरु मीन्स टीचर एंड कुल मीन्स, कुल का क्या मतलब है? फैमिली और होम ऑफ गुरु, है ना? तो गुरुकुल एक ऐसा वैदिक एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली, जहाँ पर जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो गुरु के साथ रहा करते थे, है ना? एक तरह से रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम होता था। रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि वहीं पर रहना, लाइक हॉस्टल, लाइक बोर्डिंग। आज के टाइम में अगर आप सुनते हो, है ना, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था? ड्यूरिंग द वैदिक एरा गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिष्य अपने गुरु के साथ ही रहा करते थे, उन्हीं के आश्रम में, है ना? और उन्हीं के आश्रम में रह के वो बहुत सारी टीचिंग सीखते थे। जैसे कि आप सभी बच्चे स्कूल्स जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, है ना? तो पहले प्राइवेट स्कूल्स का तो ऐसा कोई क्रेज या ट्रेंड नहीं था। पहले क्या था? पहले गुरुकुल हुआ करते थे। और तो और होता क्या था? जो शिष्य अपने जब गुरु के साथ रहते थे ना, तो वो वाले सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो वो तो पढ़ते ही थे, नो डाउट। लेकिन गुरुकुल का जो मेन बेस था टीचिंग का, वो थे वेदास। उनको टीचिंग्स जो प्रोवाइड होती थी, वो वेदों के आधार पर प्रोवाइड होती थी। ठीक है, अभी ये जो टर्म है वेद, इसको भी हम थोड़ी देर में जल्द ही समझेंगे। उनको वैदिक स्क्रिप्चर से रिलेटेड क्या होता था? नॉलेज मिलती थी। और जो स्टूडेंट्स होते थे, अपने गुरु के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। और
जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने गुरु के आचरण से सीखते थे, अपने गुरु के बिहेवियर से सीखते थे। ऐसा नहीं होता था कि टीचर ने बोला ये करना है, वो करना है और वो आँखें बंद करके करते हैं, करते भी हैं लेकिन वो ये देखते हैं कि हमारा गुरु क्या करता है। आज के टाइम में क्या होता है स्कूल्स में हमें टीचर्स बोलते हैं ये करना है या वो करना है। तो कुछ बच्चे मान लेते, कुछ बच्चे नहीं मानते, लेकिन क्या हमें ये पता है कि क्या वो टीचर जो हमें बता रहे हैं, क्या वो खुद फॉलो करते हैं? क्या लगता है आपको? टीचर्स हमें कहते हैं बहुत बार कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। आपको क्या लगता है क्या वो झूठ नहीं बोलते होंगे? क्या उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं आती होगी जहाँ उन्हें झूठ बोलना पड़े? ऐसा होता है। पर गुरुकुल में सिस्टम अलग था, गुरुकुल का माहौल अलग था, गुरुकुल का युग अलग था। गुरुकुल हमारे कब से हैं? गुरुकुल हमारे तब से एग्जिस्ट करते हैं जब से वेद एग्जिस्ट करते हैं, वेदास एग्जिस्ट करते हैं। और वेदास हमारे कब से एग्जिस्ट करते हैं? वेद हमारे तब से है जब से हमारी सृष्टि है, जब से हमारे भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही वेदों का क्या है? सोर्स है। जब से भगवान ने सृष्टि रची तब से वेद है, और जब से वेद है तब से हमारे गुरुकुल का सिस्टम स्टार्ट हुआ। और क्या होता था, वहीं पर खाना होता था, अपने गुरु का ही आश्रम फॉलो करते थे, उन्हीं के साथ खाते थे और उन्हीं के साथ इतनी अच्छी-अच्छी नॉलेज गेन करते थे। और सबसे मेन पॉइंट जो अभी बच्चों ने मुझे बताया, संस्कार। यस, संस्कार इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। संस्कार एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो गुरुकुल में सिखाया जाता था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो गुरुकुल में सीखते थे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? आप मेरे को बताना कि क्या ये विज़िबल है या नहीं है? हरे कृष्णा uh, हरे कृष्णा माताजी, sorry to interrupt. I need to It's announce something. okay, fine. Okay. Hare Krishna everyone. Namaste. So it's your Jeevan Senior Batch HOB Tapaswini Sahu, and here are few instructions from my side to all of you. ठीक है, आप सबके लिए कुछ instructions है जो आपको क्लास में फॉलो करने हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट आपको कैमरा ऑन रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इंटरेक्ट करना है अच्छे से तो हमारा सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज कैमरा, है ना। अगर वीडियो ऑफ रहेगी, आपकी भी वीडियो ऑफ रहेगी, हमारी भी वीडियो ऑफ रहेगी, या फिर टीचर की भी वीडियो ऑफ रहेगी, तो इट वुड नॉट बी लाइक दैट मच इंटरेक्टिव, है ना। तो फर्स्टली तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। सेकेंडली आपको म्यूट पे रहना है ना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप क्या करोगे, अपना हैंड रेज करोगे। ओके, यहाँ रिएक्शंस पे जाके आपको हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, तो यू हैव टू रेज योर हैंड। ओके, फिर टीचर आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन आपके डाउट्स वहां पे लिए जाएंगे। ओके, एंड थर्ड इज यू कैन टेक्स्ट योर फैसिलिटेटर। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपके डाउट सेशन में रह जाते हैं या फिर आपके डाउट्स नहीं लिए जाते, है ना, आपको सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप किसे टेक्स्ट करोगे? डू यू नो? आप किसे टेक्स्ट करोगे? योर फैसिलिटेटर। ओके, एंड हर नंबर इज देयर इन ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उनका नंबर कहाँ पे है? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, योर फैसिलिटेटर इज सुप्रिया गौतम मैम। ओके, एंड योर HOB इज तपस्विनी साहू। अगर आपके डाउट्स सुप्रिया मैम से नहीं लिए जाते हैं तो यू हैव टू टेक्स्ट तपस्विनी साहू। इज दिस क्लियर? इतना सभी को क्लियर है? नाउ फ्यू मोर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट वन इज you should not text her inappropriately. ठीक है, कुछ भी ऐसे गलत टेक्स्ट नहीं करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर बैच, रिगार्डिंग योर सेशन, और अगर आपको सेशन के रिगार्डिंग भी कोई डाउट है, आपको टीचर को कोई बात कन्वे करनी है, तो आपका सोर्स कौन रहेगा, आपका मीडियम कौन रहेगा? आपकी फैसिलिटेटर रहेंगे और आपके HOB रहेंगे। ठीक है, जो कि तपस्विनी साहू मैम है। ठीक है, और मेरा नंबर कहाँ है? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तपस्विनी साहू और सुप्रिया गौतम मैम दोनों का नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वहां से नंबर लेना है। आपके सारे डाउट्स वो सुनेंगे। ओके, तो आपको इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट नहीं करना है और कॉल भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको टेक्स्ट ही करना है। ओके, आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, सिंपल, एंड दे आंसर। जब भी वो देखेंगे तो वो तब भी आंसर कर देंगे आपको। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगी। जैसे आज का सेशन है तो आज की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। ओके, होपफुली ये सभी को क्लियर होगा। Is it clear, everyone? You can show me the thumbs up. Okay, great. Okay. Anything else, ma'am? No ma'am, thank you. Hare Krishna everyone. Okay. Thank you.
ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, ऑडियो वीडियो? ओके फाइन। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट गुरुकुल सिस्टम, राइट? सो गुरुकुल सिस्टम क्या है? इट इज अ रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम इन विच द शिष्य लिव्स विद द आचार्य और गुरु। जैसा कि आप सभी ने बताया, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया कि शिष्य क्या था, वो गुरु के साथ उन्हीं के आवास में रहता था, ठीक है। और आचार्य क्या करते थे, जो गुरु होते थे वो उसे खिलाते थे, उसे अच्छी अच्छी नॉलेज देते थे और उसे एक तरह से अपने परिवार की तरह ट्रीट करते थे। क्योंकि अब पता है बच्चे को ना, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन रहा और फिर घर चला गया, नहीं, उसको काफी वर्षों तक गुरु के साथ ही रहना होता था। तो वो क्या करते थे, एक अच्छे बॉन्ड में रहते थे, एक अच्छा फैमिली बॉन्ड डेवलप होता था। और पता है जब हम किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड डेवलप कर पाते ना, थोड़ा फ्रैंक हो पाते, ओपन अप हो पाते, तो चीजें बेटर होती हैं, राइट और नॉट? अगर आप किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो, अगर आप हेजिटेट करोगे, क्या अपना जो आपके माइंड में चल रहा होगा क्या आप उसको कन्वे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, ऐसा बॉन्ड हमें एस्टेब्लिश करना होता है जिससे कि हम उनके साथ बहुत अच्छे से कन्वे कर पाए अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि एक दो दिन की तो बात है नहीं, कितने वर्षों तक उनको उन्हीं के साथ रहना पड़ता था, स्पेशली जब तक वो ब्रह्मचार्य में होते थे तब तक वो अपने गुरु के साथ ही रहते थे। एक बच्चे ने मुझे बताया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि 25 ईयर्स तक, क्योंकि 25 ईयर्स तक का पीरियड होता है ब्रह्मचार्य का। तो ये एक बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया था कि हाँ 25 ईयर्स तक वो क्या करते हैं, गुरु के साथ ही वहीं पर रहते हैं, ठीक है, ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है द शिष्य। जो हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे वो गुरु को उनकी डे टू डे एक्टिविटीज पे हेल्प करते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो गए, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जो उन्होंने बताया वो चल दिए, नहीं, वो वहीं पर रहते थे और वहीं पर सारे ए टू जेड काम किया करते थे, ठीक है। जो भी गुरु को इंस्ट्रक्ट करते थे वो उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुली रिसीव करते थे और वो रेसिप्रोकेट करते थे, यानी कि उस काम को अच्छे से करते थे। That is the way education was important to everyone during the Vedic period and the Mahabharat period. यही तरीका था जब वैदिक इरा में एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता था, दिया जाता था। और एजुकेशन का बेस क्या था, मैंने आपको बताया, एजुकेशन का बेस था वेदास। जैसे कि अगर हम आज का समय देखें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं, कोई सीबीएसई है, कोई एचपीएससी है, कोई आईसीएससी है, और इसमें कोई एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करता है, कोई प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक प्रेफर करता है। बट तब ऐसा नहीं था, तब हमारे पास वेद ही होते थे। और जो ज्ञान अब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के थ्रू लेते हो ना, वो सारा ज्ञान उनको वेदों में से मिल जाया करता था, ठीक है। तो वो थे हमारे वेद। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ गुरुकुल। अब गुरुकुल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बता चुकी हूँ कि हमारे बेस क्या था, हमारा आधार क्या था गुरुकुल का, वेद थे। वेदों के ज्ञान को ही ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम गुरु टू शिष्य, और फिर वो जो शिष्य होते थे ना, फिर वो गुरु बनते थे, फिर उनके शिष्य होते थे। तो इस तरीके से ये वेदों का ज्ञान टर्न बाय टर्न ट्रांसफर होता रहता था। और इट वॉज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ उसमें और भी बहुत कुछ था। आजकल हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है, स्किल्स प्रोवाइड होती है ताकि हम मनी अर्न कर सकें, राइट? लेकिन तब और भी ऐसी ऐसी चीजें हमें सीखने को मिलती थी जो हमें आज अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती हैं। घर से मिल सकती है बट नॉट फ्रॉम द स्कूल्स। उसके बाद गुरुकुल एंश्योर दैट स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड एंड ऑलराउंड इंडिविजुअल। गुरुकुल ये इंश्योर करते थे कि जो उनका शिष्य है वो ऑलराउंड, यानी कि ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कोई एकेडमिक्स में है तो वो उसी में कर रहा है, ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स में है तो वो बस उसी में अपना बेस्ट कर रहा है, नहीं। वो इंश्योर करते थे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो। तो ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग्स प्रोवाइड होती थी, ताकि बच्चा ना सिर्फ फिजिकली ग्रो ना करे या मेंटली ग्रो ना करे, वो सभी एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर सके, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अब हमारे गुरुकुल में कितनी तरह की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड होती थी?
अच्छा, स्कूल्स में हमें कितनी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, कौन बताएगा? आप सभी स्कूल से आते हैं तो कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है आपको? सम्राट, यस। आप सभी इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, आप सभी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। यस सम्राट। Only studies, ma'am. ओनली स्टडीज और स्पोर्ट्स, है ना, Ma'am, एक्स्ट्रा करिकुलर। in water schools. यस 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 यस। देवांश, देवांश यस। हाँ जी बताइए देवांश। मैम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, ओके। स्पोर्ट्स। ईदर स्टडी, ईदर एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, राइट? यस। यही होता है ना, ओके। बट ऐसा नहीं था गुरुकुल में। गुरुकुल में हमें 2 तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती थी। नंबर 1 इज बेसिक ट्रेनिंग। अब बेसिक ट्रेनिंग क्या होती थी? बेसिक ट्रेनिंग में हम सभी को लाइफ एसेंशियल स्किल्स सिखाई जाती थी, जो लाइफ को जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, जो हमें आज नहीं सिखाई जाती। और वो बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिक ट्रेनिंग होती है कुकिंग करना, है ना, क्लीनिंग करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, अपना बिस्तर बनाना, है ना। आज हम इतना स्टडी का प्रेशर अपने सर पर लिए घूमते हैं, बैग उठा के जाते हैं, आते हैं, देन वी गो टू ट्यूशन, फिर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, एंड देन यही साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना। और ये होता है कि कोई नहीं, मम्मा आना, मम्मा खाना बना लेगी, कोई नहीं, पापा आना, पापा कर देंगे। पर तब ऐसा नहीं होता था, शिष्य अपना काम खुद ही करते थे, क्योंकि ये लाइफ एसेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर कल को हमें कहीं अकेले रहना पड़े तो हम सरवाइव कर सकें। और पता है पहले क्या होता था? पहले है ना, खाना भी खुद उगाते थे थ्रू द मीडियम ऑफ एग्रीकल्चर। खुद ही सब्जियां उगाना, खुद ही उनको काटना, खुद ही उनको बनाना, मतलब सब कुछ खुद ही होता था। हम किसी पे डिपेंड ही नहीं थे, एक चीज पे डिपेंड थे, नेचर पे। नेचर से हमें सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड होती थी और हम उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते थे कि हम उसका वेस्टेज ना करें, हम बस यूज करें जितना हमारे लिए जरूरी है। तो ये काम होता था, ये चीज सिखाई जाती थी बेसिक ट्रेनिंग। आप में से कितने बच्चों को खाना बनाना आता है? रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड रेज करो। है कोई बच्चे जिनको खाना बनाना आता है, या मम्मा बना के देती है और हम खाते हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मम्मा ने टिफिन पैक किया और हमें अगर कुछ आएगा तो वो 2 मिनट्स का नूडल्स होता है ना, और 2 मिनट्स का भी 2 मिनट्स का नहीं होता, वो 10 to 15 मिनट्स तो उसमें भी लगते ही है ना। सबसे इजी खाना 2 मिनट्स नूडल्स। तो ऐसा हुआ करता था। यस, ओके। पर हमारे गुरुकुल की बात ही कुछ अलग थी, इसीलिए वो गुरुकुल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस होते थे उस टाइम। ठीक है, अभी अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक ट्रेनिंग हो गई, अब चलते हैं एडवांस ट्रेनिंग में। एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था? एडवांस ट्रेनिंग में जो गुरु होते थे ना, क्योंकि शिष्य उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, कितना कितना टाइम बस वहीं पे रहते थे, उन्हीं के साथ सीखना, उन्हीं का बिहेवियर इनकॉर्पोरेट करना कि मेरे गुरु कैसे बिहेव करे, क्या सही आचरण है, क्या बुरा आचरण है, वो सब सीखते थे। तो एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था, क्योंकि गुरु ने अपने शिष्य को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होता था ना, तो गुरु क्या करते थे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। लाइक अभी तो क्या है, 3 स्ट्रीम्स है हमारे पास, है ना, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। आपको समझ में नहीं आएगा अगर बच्चे छोटे हैं, तो थोड़े बड़े होंगे, 9th-10th में होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या होता है, हमें 3 ही स्ट्रीम्स प्रोवाइड होती है और उसी में से हमें क्या करना है, चूज करना पड़ता है, बीट डॉक्टर, बीट इंजीनियर, बीट आर्टिस्ट, राइट? पर तब क्या होता था, तब जैसा बच्चा अपने इंटरेस्ट को शो करता था तो गुरु उसको नोट करते थे कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में, तो फिर उस स्टूडेंट को उसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट में आगे बढ़ाया जाता था। अगर किसी का आर्ट स्ट्रीम में तीरंदाजी का शौक है तो उसको वो प्रोवाइड करते थे, अगर किसी को नृत्य में इंटरेस्ट है तो नृत्य कला सीखता था, अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग सिखाते थे। तो ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज करनी है, नहीं। तो गुरुकुल इसीलिए भी अच्छे माने जाते थे क्योंकि वो एक
बच्चे के, एक शिष्य के इंटरेस्ट को देखते हुए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अभी देखो किसी को शौक है वेपन्स का, तो क्या होता था, वो उसको ना फोर्स में भेजते थे, आर्मी में भेजते थे कि हाँ वो वहां पे अच्छे से वेपन चला सकता है। तो ऐसा हुआ करता था। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? बेसिक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग में डिफरेंस क्लियर है? बेसिक यानी जो सभी के लिए कॉमन है, और एडवांस जो सभी को देखते हुए, सभी को ऑब्जर्व करते हुए अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड होती थी। अभी जितने भी बच्चे मेरे स्क्रीन पे हैं, सपोज करो किसी का डांस में इंटरेस्ट है तो डांस की फील्ड में जाएगा, ठीक है, किसी का सिंगिंग में जाएगा। ऐसा नहीं है सिंगिंग को हम डॉक्टर बना देंगे या डांसर को हम इंजीनियर बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यस और नो? तो इस तरीके से हुआ करता था। फाइन, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। हाउ गुरुकुल हेल्प इन कैरेक्टर कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन। अब गुरुकुल कैसे शिष्यों की मदद करता था उनके चरित्र का निर्माण करने में, ठीक है, कैरेक्टर को डिफाइन कैसे करता था और उनको कैसे स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करता था। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसको हम देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले है गुरुकुल की क्या क्वालिटी है? सिंपल डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। बहुत ही सिंपल जीवन होता था, डिसिप्लिन हुआ करता था, ठीक है। सिंपल इन द सेंस मतलब ये जो हम आजकल फैसिलिटीज देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। नेचर था, और नेचर के साथ साथ वो लोग थे जो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिया करते थे। वहां पे उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि पैसा कमाना, पैसा नहीं, क्योंकि नेचर से ही उनकी सारी ऑलमोस्ट नीड्स फुलफिल हो जाती थी। तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल होता था, बहुत ही डिसिप्लिन। शिष्य अपने गुरु के चरण छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, अपने दिन की शुरुआत करते थे, और सारी चीजें इतनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर होती थी। और पता है ऐसी चीजों को बार बार जब वो रिपीट करते थे ना, तो उसी से उनका कैरेक्टर बनता था कि कैसे हमें सिंपल रहना है, कैसे हमें हम्बल रहना है। तो इस तरीके से हमारा गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद है रेवरेंस फॉर गुरु। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। गुरु का बहुत रिस्पेक्ट होता था, बहुत ज्यादा। मतलब वो गुरु को भगवान समझते थे। आप में से कितने बच्चे जो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं? बी ऑनेस्ट। दिल से जो बच्चा रिस्पेक्ट करता है, गुरु ने धमका दिया, डांट दिया, कोई बात नहीं, ही इज माय गुरु एंड ही इज रिस्पेक्टेबल फॉर मी, ऐसे कौन कौन है? ओके, पहले ऐसे ही होता था, गुरु अगर धमकाता भी था ना, तो शिष्य उसको है ना बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करते थे, लाइक अ प्रसाद। आजकल हमें कोई डांट दे, मुंह बन जाता है, घर की कंप्लेंट करते हैं, उस टीचर ने मेरे को डांट दी, होता है ऐसा, हम सभी के साथ होता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले अगर गुरु पनिश भी करता था ना, तो उन्हें पता होता था शिष्य को कि ये मेरे फायदे के लिए, तो उसको भी वो बहुत आदर के साथ लेते थे, ठीक है। और जो गुरु का जो रिस्पेक्ट वो करते थे ना, उसी की वजह से क्या होता था, उसी की वजह से बिल्ड इंस्टिल्ड ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। बच्चों के अंदर ना एक विनम्रता का भाव आता था, एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक यू फीलिंग आती थी कि मेरे गुरु हैं, राइट, मुझे बहुत ही विनम्र रहना है, बहुत ही काम रहना, बहुत ही पोलाइट रहना है। तो ये कुछ है ना हमारी क्वालिटीज डेवलप होती थी। उसके बाद हम बात करें, थर्ड वन इज प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक करिकुलम। अब ये क्या है प्रैक्टिकल? जैसे कि मैंने बताया, अगर अभी आपको कोई टीचर बोले कि जाओ घर पे जाके है ना कल से मम्मा की मदद करना, ठीक है, और है ना ऐसे ऐसे है ना मम्मा की है ना किचन में हेल्प कर देना, आपको पता है नहीं कि किचन क्या है, किचन के बर्तन कहाँ रखे, आपको कुछ पता नहीं। मैम ने थ्योरेटिकल बोला, आपको पता नहीं, बट पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सारी चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते थे कि ऐसे कुकिंग करनी है और ऐसे सर्व करना है, ऐसे चीजों को प्रैक्टिकली दिखाते थे, सिखाते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि रियल वर्ल्ड में काम आएंगे, ठीक है। अभी हम बहुत सी चीजें क्या करते हैं, थ्योरेटिकल करते हैं, और वो थ्योरी भी हमारे कितने इन द फ्यूचर काम आती है हमें ये भी नहीं पता। कुछ फॉर्मूलेस हमने याद कर लिए, क्रैम कर लिए, एक एग्जाम क्लियर कर लिया, बट रियल लाइफ में वो कितना काम आएगा वी डोंट नो, राइट, हमें नहीं पता वो कितना काम आएगा। बट गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे जो उनकी रियल लाइफ में काम आएगी ही आएगी। एंड होलिस्टिक करिकुलम, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करना, हर एक एस्पेक्ट में बच्चा डेवलप करे, ग्रो करे,
ठीक है, एक एस्पेक्ट नहीं, सभी एस्पेक्ट को कवर करते थे, बीट फिजिकल, बीट मेंटल, बीट इमोशनल, बीट इंटेलेक्चुअल, बीट स्पिरिचुअल। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करता था हमारा गुरुकुल का सिस्टम। यहां तक सभी को क्लियर है? यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग यानी कि हमें अध्यात्म से भी जोड़ते थे। हमें मेडिटेशन करना सिखाया जाता था कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, अपने माइंड को काम करके हम एक्शंस कैसे करें। तो एक चीज ये भी हमें सीखने को मिलती थी। और पता है, जब हम अध्यात्म से कनेक्ट होते हैं ना, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कनेक्टिंग टू द गॉड। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ मेडिटेशन और योगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्राउंड। ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर क्या डेवलप होता था? हमारे अंदर शांति डेवलप होती थी, थोड़ा पीस, इजी बिजी लाइफ हमें फील होती थी। आपने शायद कभी एक्सपीरियंस में भी किया हो कि जब आप थोड़ा योगा या मेडिटेशन करते हो, या फिर आप गॉड के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो ना, तो एक आप कामनेस फील करते हो। यस और नो? करते हो, है ना? तो वो ऑटोमेटिकली होता है, वो सभी के साथ होता है। ठीक है, बट किसी को रियलाइज होता है, किसी को नहीं होता, बस इतना फर्क है। तो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग भी हमारा एक तरह से उसका बेस पे हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, मजबूत होता था। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज कम्युनिटी लिविंग एंड सेवा। अच्छा, अब हम रहे जैसे हमें ये भी सिखाया जाता था कि अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। ठीक है, कैसे हमें उन्हें सर्व करना है। तो ये क्वालिटी भी हमें गुरुकुल सिखाता था। कम्युनिटी लिविंग का मतलब होता है जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ कैसे आदान प्रदान, कैसे हम बिहेव करेंगे। तो वो चीजें भी हमें कौन सिखाता था? गुरुकुल सिखाता था। और एक दूसरे की कैसे मदद करें, कैसे सेवा एक दूसरे की हम कर सकते हैं, तो ये चीजें भी हमें गुरुकुल से सीखने को मिलती थी। उसके बाद लास्ट इज क्लोज टू नेचर लिविंग। अब पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता था। पहले क्या होता था? जंगल हुआ करते थे, है ना? एकदम सब कुछ फ्रेश, ताजा होता था। नेचर भी इतना पावरफुल होता था, क्योंकि नेचर को किसी ने डिग्रेड नहीं किया होता था, नेचर का किसी ने मिसयूज नहीं किया होता था। तो आश्रम भी इनफैक्ट, हमारे गुरुकुल जो होते थे ना, वो नेचर के पास ही होते थे। इधर वो फॉरेस्ट में होते थे या फिर वो नदियों के पास हुआ करते थे। और इससे पता क्या होता था? इससे है ना, जो शिष्य होते थे वो नेचर के साथ अपना एक रिलेशन सेटअप कर पाते थे कि मुझे नेचर के साथ कैसे रहना है। और नेचर ने मेरे को इतना कुछ दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए। नेचर से हमें कितना कुछ नहीं मिलता। मुझे ऐसे किस तरीके से नेचर के साथ रिलेशन बनाना है कि मैं उसकी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करूं कि वो वेस्ट ना हो और वो मेरे काम भी आ जाए। तो हमें ये चीजें भी सीखने को मिलती थी। आज के टाइम में क्या होता है? आज के टाइम में होता है, हम कहीं गए, मूवी देखने गए, थिएटर गए, वहां पे हमने कुछ खाया और उसको क्या किया? आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एवरीवन, मैं सभी पे कमेंट नहीं करी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? खा के वहीं पे फेंक देते हैं, प्लास्टिक वहीं पे थ्रो कर देते हैं, होता है। और पता नहीं कितने कितने ट्रीज कट करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। मतलब हम एनवायरनमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अस, अपनी भलाई के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा हार्म करते हैं। पर तब ऐसा नहीं था। तब ये था कि हमें गुरु की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें नेचर की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तब हम है ना सेल्फिश होके नहीं, सेल्फलेस होके सोचते थे। तो गुरुकुल से हमें ये चीज भी बहुत स्ट्रांगली सीखने को मिलती है कि हम अपने आसपास के साथ तो कोर्डियल रहे, एक अच्छा रिलेशन बनाए, बट हम अपने नेचर के साथ भी कैसे अच्छा रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से हैं, लेकिन हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे से नहीं है, या फिर हम नेचर के साथ अच्छे से नहीं है, तो वो अच्छा होना किस काम का? नहीं है। हमें, हाँ, अगर हम अच्छे हैं तो हम सभी के साथ अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफिकली चूज करें कि नहीं, मैं ये ठीक, इसके साथ मैं ठीक रहूंगा, इसके साथ नहीं। पर तब सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुआ करता था। क्लियर है सभी को? सभी के साथ हम हार्मनी में रहते थे। ओके,
ओके, नेक्स्ट है अब हमारा हाउ गुरुकुल टीचिंग्स फॉर एडवांस। अब जो गुरुकुल की टीचिंग्स थी ना वो इम्पोर्टेंट क्यों थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी, आखिर ऐसा क्यों था, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बताया कि गुरुकुल में क्या होता था, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम होता था। एक एस्पेक्ट को नहीं देखते थे, बॉडी को भी देखते थे, माइंड को भी देखते थे, सोल को भी, यानी कि हर एक चीज को एक ऐसी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए चलते थे कि सारी डेवलपमेंट हो। ठीक है, और गुरुकुल में हमें आयुर्वेदा की भी स्टडी बताई जाती थी। आयुर्वेदा पता है किसी को क्या होता है? यस, आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं? कभी ये टर्म सुने आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्या है बेसिकली, जब हम मेडिसिन बनाते, औषधियां बनाते विद द हेल्प ऑफ नेचर, नेचर में हमें जो हर्ब्स मिलती है, जो जड़ी बूटियां मिलती है, जब उसका यूज करके हम एक तरह से जो हम मेडिसिन बनाते थे, जो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के यूज करते थे, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आज की दवाइयों में बहुत सारी मिलावट होती है, पता नहीं कौन से एनिमल का क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, और इनफैक्ट थोड़ा अलग तरीके की केमिकल्स पे मिलाए जाते हैं, बट आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था। इनफैक्ट आयुर्वेद तो पता है क्या होता था, आयुर्वेद में तो ये होता था कि हमें खान पान कैसा रखना चाहिए, अगर खान पान ठीक रहेगा तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा होता था। उसमें हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता था। और अगर कोई मेडिसिन में यूज होती थी ना, तो वो जड़ी बूटियों से यूज होती थी, क्योंकि उस टाइम मानो नेचर की इतनी नॉलेज होती थी लोगों को, उन्हें पता होता था कि अगर ये रोग होगा तो इसका ट्रीटमेंट कौन सी जड़ी बूटियों से मिल सकता है। तो आयुर्वेद की स्टडी भी हमारे गुरुकुल में बताई जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, गुरु क्या होता था, बच्चे को इंटरेस्ट को लेकर क्या करता था, टीचिंग डिलीवर करता था। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ, सभी को एक चीज सिखा दी, नहीं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता था उसको वैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, अच्छा आपने एयरप्लेन सुना होगा कि एयरप्लेन किसने बनाए, हु इन्वेंटेड एयरप्लेन? जीके में पढ़ा होगा, यस और नो? बड़े बड़े बच्चे भी देख रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली पता होगा। ये एयरप्लेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पता है किसी को? टाइप इन द चैट बॉक्स में टाइप करो, इफ यू नो द आंसर टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। ये एयरप्लेन आया कहाँ से? हमने जीके में काफी पढ़ा है, हु इन्वेंटेड व्हाट, किसने क्या इन्वेंट किया, है ना? यस, किसी को नहीं पता क्या, कहाँ से आया है ये? ओके, सिद्धार्थ, एयरप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। यस, राइट ब्रदर्स, ठीक है। ये ऐसा हम सोचते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था। अगर किसी ने रामायण देखी होगी, तो 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम जी अयोध्या वापस जाते हैं, तो एक पुष्पक विमान में जाते हैं। ठीक है, तो विमान का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। इनफैक्ट वेदों में सब कुछ है, हमें नहीं पता तो हमें ये सोचते कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वेदास में गिवन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमें गुरुकुल में सीखने को मिला कि ये सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी, जिससे कि हम सेल्फ रिलायंट बन सके। सेल्फ रिलायंट यानी किसी पर डिपेंड नहीं होना, खुद ही सब कुछ करना, खुद ही कुकिंग करना, खुद ही क्लीनिंग करना, खुद ही चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना, खुद ही फूड उगाना, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं होते एक्सेप्ट नेचर। नेचर पे तो होते थे, नेचर पे तो आज भी हम हैं। बारिश नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो खाएंगे क्या, राइट? नेचर पे तो हम हमेशा डिपेंड रहेंगे, हमेशा, ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग इनर पीस, डिवोशन एंड हायर पर्पस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अध्यात्म से कनेक्ट करते थे, मेडिटेशन करना सिखाते थे कि हम कैसे अपनी चेतना को हम अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते और एक काम और एक पीस को अपने अंदर लेकर आ सकते, राइट? ताकि हम देखो, अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्लियर होता है, काम होता, तो तुम्हारे एक्शंस भी अच्छे होते हैं।
यस और नो? अगर किसी के माइंड में इतना कंफ्यूजन है क्या करे क्या ना करे तो उसका एक्शन भी अच्छा नहीं हो पाता। तो उस काम पीसफुल माइंड के लिए क्या जरूरी है? उस काम पीसफुल माइंड के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हम स्ट्रॉन्ग बने, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब उस टाइम में वैदिक एजुकेशन के टाइम में जो बॉयज और गर्ल्स होते थे उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज बॉयज को ही वेदों का ज्ञान मिला, गर्ल्स को नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, डिफरेंसेस, बॉयज के अलग आश्रम होते थे, गर्ल्स के अलग आश्रम होते थे। जैसे कि आजकल कोएड सिस्टम है, सभी एक साथ पढ़ते हैं और एक ही बेंच पे सभी साथ बैठते हैं, तब ऐसा नहीं था। और बॉयज को जो पढ़ाते थे उनको गुरु कहते थे और गर्ल्स को जो पढ़ाते थे उनको गुरुमा कहते थे। और दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ये दिखाने के लिए कि गुरुकुल सिस्टम कब से एग्जिस्ट करता आ रहा है, तो आपने देखा होगा जब रामायण में श्री राम जी, लक्ष्मण, 4 भाई थे, है ना? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों की ट्रेनिंग हुई थी, राइट? चारों को आश्रम में भेजा गया था और स्टार्टिंग में उनकी ट्रेनिंग हुई थी गुरु वशिष्ठ से। गुरु वशिष्ठ कौन थे? गुरु वशिष्ठ उनके ही परिवार के क्या थे? रॉयल पंडित थे। यानी कि जो भी उन्हें काम होता था राजाओं महाराजों को, तो वो वशिष्ठ जी को अप्रोच करते थे। तो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग तो वशिष्ठ जी से। उसके बाद जब एडवांस ट्रेनिंग की बात आई तो उसके लिए उन चारों भाइयों की ट्रेनिंग किसने की? गुरु विश्वामित्र ने। उन्होंने की और उन्होंने उनको एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की। लाइक राम जी को बहुत बड़ा राज्य संभालना था, तो उनको वो ट्रेनिंग दी गई, ठीक है? वेपन्स कैसे चलाए, क्षत्रिय का जो क्षत्रिय होता है, जो वॉरियर होता है, अब उसको वेपन्स की तो जरूरत पड़ती है, तो वो सारी स्किल्स को सिखाया जाता था ताकि वो अपनी प्रजा को अच्छे से हैंडल कर पाए, अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इनफैक्ट हमारे भगवान भी आश्रम गए थे, गुरुकुल गए थे, गुरु के अंडर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और अब देख सकते हो कि उनका आश्रम का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था। हमारे श्री राम जी मतलब कितने हर तरह से कॉम्पिटेंट थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। किसी को पता है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? सुना है किसी ने? है ना? यस। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा, गुरुकुल उस टाइम पे थे, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा थे, आज भी है बट नॉट दैट मच इन क्वांटिटी। उस काउंट में नहीं, उस नंबर में नहीं, आज भी है। अब आज इतने कम क्यों है, तब इतने ज्यादा क्यों थे? देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो बहुत सारी चीजें नई बनती हैं, ठीक है? अब 90s में जो चीज थी वो 20s में नहीं थी, अब 20s में जो अभी चल रही है, यानी कि स्टार्टिंग अगर 2000 में कुछ था वो अब नहीं है। यानी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज आता रहता आता रहता आता रहता है। ठीक वैसे ही गुरुकुल तब बहुत सारे थे, पर फिर क्या हुआ, फिर कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, फॉरेन अटैक्स हुए। आप सभी ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कैसे ब्रिटिशर्स आए थे, है ना? उन्होंने अपनी कंट्री पे रूल करना चाहा था, उन्होंने हमारे जो वेदास से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या किया था, उसको थोड़ा सा चेंज किया था, उसको मैनिपुलेट किया था। वेदास की जो नॉलेज थी उन्होंने उसको थोड़ा सा गड़बड़ किया था, कुछ मैनिपुलेशंस की थी कि जिससे हमें एग्जैक्ट नॉलेज ना मिल सके। तो कुछ कारण ये भी है कि गुरुकुल है आज भी, पर वो कम है, ठीक है? और वहां पे जो टीचिंग्स मिलती है, गुरुकुल का बेस है वेद। अगर गुरुकुल में वेदों की आपको टीचिंग्स दी जा रही है, दैट इज गुड। और अगर नहीं तो तब हम ये डाउट कर सकते हैं कि क्या वो गुरुकुल है भी या नहीं, क्योंकि गुरुकुल का आधार क्या होता है? वेद, ठीक है? वेद का सार। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब बात करते हैं वेदों की। मैंने कितनी बार ये टर्म्स बोली है अब तक, वेद 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 वेद। व्हाट इज वेद? वेद क्या है? कोई बताएगा? ओके, मुझे एक सेंटेंस में बता दो, चलो फटाफट से, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। यस, स्लाइड से देख के नहीं बताना, कि स्लाइड से देख के आप उसको ऐसे कर दो,
ठीक है, यस मनीष शर्मा। वेद लाइक भगवान का ही स्वरूप है। ओके, वेद लाइक भगवान का ही स्वरूप है। ओके, थैंक यू। आरव कुमार एंड रायशा, यस। मैम वेद इज नॉलेज। वेद इज नॉलेज, वेद ज्ञान है। ओके, यस नायरा, यस नायरा। मैम मीनिंग ऑफ वेद इज टीचिंग। टीचिंग, टीचिंग व्हाट? मैम पढ़ाना। पढ़ाना। वेद, वेद का मतलब पढ़ाना होता है। आर यू सेइंग? Yes, ओके ओके, काफी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। आप लोग ऐसा करो ना, आप चैट बॉक्स में लिखो मेरे को फटाफट से। आप चैट बॉक्स में, क्योंकि अगर मैंने एक एक रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट किए ना तो हमारा सेशन का लिमिट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, आप चैट बॉक्स में मेरे को लिखो, आई विल सी। तो वेद क्या है? बेसिकली वेद आर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। ठीक है, अब इससे हम क्या समझे? सपोज अगर हमने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हम लेकर आए, ठीक है, कोई भी ऐसी हाईटेक चीज हम अपने घर में लेकर आए लाइक कंप्यूटर, ठीक है, हमने कंप्यूटर लेकर आए और जब हम कंप्यूटर लेकर आए, अब हमें नहीं पता हाउ टू असेंबल द कंप्यूटर, ठीक है, उसको कैसे क्या फिक्स करना है, वी डोंट नो। या तो उसके साथ कोई मैकेनिक आया होगा कि वो थोड़ा फिक्स करके देगा, अगर मैकेनिक भी नहीं आया होगा तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें मिलता है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में हमें क्या बताया जाता है कि इस चीज को कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस डेफिनेटली आया होगा तो उसके साथ एक मैनुअल तो आपने देखा होगा। यस और नो? कोई गेम भी आता है, आजकल कोई गेम भी आता है तो उसके साथ भी मैनुअल आता है। यस और नो? उस मैनुअल में क्या बताते हैं? इसको ऐसे प्ले करना है, इसको ऐसे ऑन करना है, ऐसे ऑफ करना है। ठीक वैसे ही लाइफ को जीने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो हमारे होते हैं वेद। वेदास आर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर लिविंग दिस लाइफ। लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को हम जिए कैसे, तरीका क्या हो, तो वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें वेदों से पता चलता है। क्लियर है? यस। और पता है वेदों में एक एक चीज को बहुत एक्सप्लेन में, मतलब इतने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कैसे चलना है, मतलब सारी चीजों का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो अलग बात है, हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वेद बहुत सारे हैं और हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए कि हम उसको कवर करें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें पॉइंट, गाइड्स अस। मैंने क्या बताया? हमें गाइड करते हैं कि हमें लाइफ को कैसे जीना है। अब थर्ड पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं गुरुकुल के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था गुरुकुल कब से है? जब से वेद है। और वेद कब से है? जब से सृष्टि की रचना हुई है, यानी कि जब से भगवान है। और भगवान तो अनंत 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 वक्त से हमें तो पता भी नहीं, राइट? जब से सृष्टि की रचना हुई है उससे भी पहले से, जब से भगवान है ना, तब से ही वेद है। क्योंकि इस पूरे जीवन को जीने की नॉलेज, इसमें हर एक चीज जो हमें देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सेस, प्लैनेट, सन, मून, उनके बीच का इंटरकनेक्शन, ओ गॉड कितना कुछ है, तो सारी की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भगवान हमें बताते थ्रू द मीडियम ऑफ वेदास। और मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेद की एज क्या है, तो वो इटर्नल है, फॉरएवर है। जब से भगवान है तब से वेद है। और भगवान ने सबसे पहले वेदों का ज्ञान किसको बताया? वेदों का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले बताया था ब्रह्मा जी को, उनके हृदय में रिवील किया था, उनके हार्ट में रिवील किया था, राइट? और उसके बाद ब्रह्मा जी से वो ज्ञान मिला था नारद मुनि को। नारद मुनि के बारे में सुना है सभी ने? नारायण नारायण, इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, है ना? उसके बाद नारद मुनि ने वो नॉलेज पास की वेद व्यास जी को। किसको? वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी, राइट? और वेद व्यास जी ने क्या किया? उस नॉलेज को कंपाइल किया। कंपाइल क्यों किया? कंपाइल का मतलब उसको एक रिटन फॉर्म में लिख दिया। कैसे? अब पता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे बहुत ही शार्प होते थे, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी। तो क्या होता था,
उस टाइम पे सब कुछ ओरली ट्रांसफर होता था। गुरु अपने शिष्य को, अगर गुरु ने अपने शिष्य को ओरली कुछ मैसेज दे दिया ना, तो शिष्य के दिमाग पे छप जाता था। बट आज ऐसा नहीं है। आज हम एक चीज पढ़ते हैं, दूसरी भूल जाते हैं, और ये कलयुग का सिम्टम है, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक है। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में आने वाले लोगों की मेमोरी बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज से तकरीबन 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने वेदों के ज्ञान को कंपाइल किया, उनको एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया, ताकि हम उसको पढ़ सके, ताकि हम उसको थोड़ा बहुत याद कर सके, क्योंकि हमारी मेमोरी उतनी शार्प अब नहीं है। अभी आपको कोई एग्जाम होता है, आपने पढ़ा, एक हफ्ते बाद कोई पूछेगा, आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि आपने क्या पढ़ा। अगर कोई गॉड गिफ्ट बच्चा है तो वो भले ही बता दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भूल गए, याद नहीं है, मेमोरी शॉर्ट होती है। ठीक है, तो वेदों को कंपाइल किया किसने, वेद व्यास जी ने, आज से तकरीबन 5000 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, वह वैदिक स्क्रिप्चर्स और एक्सेप्शन। अब वेदास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, असाधारण क्यों है, क्योंकि उसपे बहुत सारा ज्ञान है। कैसा ज्ञान, अब भगवान के जितने भी अब तक अवतार हुए ना, उन सभी अवतारों का ज्ञान वेदों में लिखा है कि कब भगवान कौन सा अवतार लेंगे। अच्छा, कलयुग में कौन सा अवतार आएगा, पता है किसी को? कलयुग के अवतार के बारे में पता है किसी को? अगर पता है सो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, फटाफट से आंसर पता ना चैट बॉक्स में टाइप कर दो। कलयुग का अवतार कौन सा है, ये भी वेदों में मेंशन, और ये भी होगा ही होगा। आप बताइए। यस, ओके, आई एम गेटिंग सम रिप्लाईज। यस, कल के अवतार। अब तक जितने अवतार हुए या फिर आगे जो अवतार होंगे, सबका मेंशन वेदों में है। आयुर्वेद का मेंशन वेदों में है। पुष्पक विमान, जिसको हम सोचते थे कि एयरप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया, तो उसका भी मेंशन किसमें है, उसका भी मेंशन वेदों में है। तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान है, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये ज्ञान मिलेगा ये ज्ञान नहीं मिलेगा, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, इसीलिए हमारे वेदास एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्लियर है सभी को इतना? ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आप वैदिक स्क्रिप्चर्स, कितने टाइप्स के वेदास है उसके बारे में जान लेते हैं। अब कितने टाइप्स के वेदास है उसके बारे में देखते हैं। तो अब पता है, वेदों का ज्ञान सीमित तो है नहीं, असीमित ज्ञान है, तो एक बुक में तो आएगा नहीं। तो बहुत सारे पुराण, बहुत सारे एपिक्स लिखे गए, जिसमें उसका ज्ञान समाहित हुआ। अब वो क्या क्या है, अच्छा, 108 तो हमारे उपनिषद है, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 108 हमारी उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पुराण कितने हैं। अच्छा, पुराण क्या है, पुराण, अच्छा, उपनिषद और पुराण में डिफरेंस क्या है? उपनिषद में नॉलेज है, ठीक है, हमारी नॉलेज है सारी की सारी उपनिषद में, और पुराण में हमारी स्टोरीज। पुराण हमारे कहानियों से भरे हुए, भगवान की लीलाओं से भरे हुए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड पुराण। उपनिषद में आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे नॉलेज मिलेगी, बट पुराण में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज मिलेगी। ठीक है, और उन स्टोरीज से हम कैसे कुछ अच्छी क्वालिटीज अपनी लाइफ में ला सकते हैं, तो वो हमें पुराणों से सीखने को मिलता है। उसके बाद बात करें, हमारे 4 वेद हैं। वेदों के बारे में सोशल साइंस में पक्का पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? सुनो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में भी अलग अलग डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। किसी में एक तरह का जीवन, यानी कि गृहस्थ जीवन कैसे जिए, किसी में मेडिसिन के बारे में है, किसी में कुछ है। अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं पढ़े, तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ये मोटा मोटा पता है कि इसमें ये है, इसमें है। जब हम उनको डीपली स्टडी करेंगे तो हम अच्छे से जानेंगे एग्जैक्ट उसमें है क्या। और उसके बाद 2 हमारे एपिक है। एपिक यानी महाकाव्य, महाभारत, रामायण, सबने सुनी है, देखी है, देखी है कभी, है ना? ओके, तो 2 हमारे एपिक है, यानी महाकाव्य, महाभारत और रामायण। रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, राइट। अब बात करते हैं महाभारत। महाभारत के बारे में क्या जानते हैं आप लोग?
व्हाट वाज महाभारत? क्या है महाभारत? क्या था? टाइप इन द चैट बॉक्स. इफ यू नो द आंसर देन टाइप इन द चैट बॉक्स. महाभारत क्या था? किस बारे में था? व्हाट वाज महाभारत? जल्दी बताइए. ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड. हाँ जी, जल्दी रिप्लाई करें. फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करो. एकेडमिक्स तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नो डाउट. अभी ये देखना है कि ये वाला एस्पेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है. ओके 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 ओके. नायरा टाइप इन द चैट बॉक्स. नायरा टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, कुछ रिप्लाईज मिल रहे हैं, कनेक्शन बन रहा है. फाइन. तो महाभारत क्या था? महाभारत युद्ध था. इट वॉज अ बैटल. इट वॉज अ युद्ध बिटवीन किस किस के बीच में था? किसके? एक ही परिवार के दो भाइयों के पुत्रों के बीच में था. ठीक है, एक ही परिवार था, भरत वंश था. ठीक है, अब उसमें दो भाई थे, एक कौरव और एक पांडव. ठीक है, कौरव सॉरी एक धृतराष्ट्र एंड एक पांडु, राइट. और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव और पांडु के जो पुत्र थे पांडव, उनके बीच में ये युद्ध था. क्लियर है सभी को? Mahabharata was a battle that was fought between two groups of people. One group was of Dhritarashtra's son and one group was of Pandu's son. ठीक है, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव बोला गया और पांडु के पुत्रों को पांडव. पांडव कितने थे? पांडव ओह सबका आ रहा अब ये. ओके. पांडव कितने थे? 5 थे. कौरव कितने थे? कब तक करोगे ये बताओ. कौरव कितने थे? कितने थे कौरव? 10 थे. देवांश 10 थे. कितने थे? टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके ठीक है, कौरव थे 100. ठीक है, अब युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच में. क्यों हुआ? क्यों हुआ? इट वॉज अ बैटल बिटवीन धर्म एंड अधर्म. ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी. धर्म यानी अच्छे एक्शंस, अधर्म यानी बुरे एक्शंस. पांडव अच्छे एक्शंस करते थे, कौरव बुरे एक्शंस करते थे. तो उन दोनों के बीच के एक्शंस की वजह से वो युद्ध क्रिएट हुआ. धर्म और अधर्म के बीच का वो युद्ध था. और एक चीज आपने अगर सुनी हो, द्रौपदी के बारे में जानते हो? हु वाज द्रौपदी? कौन थी द्रौपदी? कौन थी द्रौपदी? यस दक्ष, हु वाज द्रौपदी? पांडवा's wife. पांडवास वाइफ. ओके, और द्रौपदी के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था दक्ष? नहीं पता? ओके, यस सात्विक. यस सात्विक, क्या हुआ था? क्या हुआ था सात्विक? नहीं पता? ओके. तो द्रौपदी का बेसिकली क्या हुआ था? वस्त्र हरण हुआ था, है ना. कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था? एक जुआ खेला गया था और उस जुए में वो पांडु अपना सब कुछ हार गए थे और उसी में वो अपनी वाइफ को भी हार गए थे. तो फिर क्या हुआ था? वस्त्र हरण हुआ था. ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी था लड़ाई का. एक वजह ये भी थी कि लड़ाई होनी ही होनी थी. क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ के साथ गलत हुआ था. और तीसरी वजह क्या थी? क्योंकि कौरव पांडु को कुछ भी नहीं देना चाह रहे थे. अपने राज्य का इतना सा भी हिस्सा वो नहीं देना चाह रहे थे. तो अपना राज्य वापस लेने के लिए भी ये युद्ध लड़ा था. किसने लड़ा था? ये युद्ध लड़ा था पांडु ने. ठीक है, तो 3 रीजन से जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ. क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी. दूसरा, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, उसका बदला लेना था. और तीसरा, अपना राज्य वापस लेना था. ठीक है, युद्ध डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया. उसके बाद जब युद्ध की बारी आई, युद्ध हुआ था युद्ध.
यस और नो, यस और नो, अपने एक्सप्रेशन से बताओ यस और नो। युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। ओके, युद्ध अगर हुआ था तो आराम से हो गया था, गए मार के आ गए, सब कुछ हो गया था, या कुछ और भी हुआ था उस युद्ध में? कुछ हुआ था ऐसा वैसा, या स्मूथली हो गया था, गए वहां पे अटैक किया, एक दूसरे को मारा, काम खत्म? यस, कोई बताएगा? ओके, दिविजा पवार, विल यू आंसर? यस दिविजा। यस मैम, युद्ध हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो आराम से हो गया था या कोई दिक्कत आई थी युद्ध में? इजिली हो गया था, गए थे फाइट वाइट करके आ गए थे, या कुछ हुआ था इंटरेस्टिंग, कुछ हुआ था? ओके, यस आदित्य राज। यस आदित्य। जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जब युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाने से मना कर दे रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूरी भागवत गीता सुनाई, अपना रूप दिखाया, तब जाके फिर ओके, युद्ध आरंभ हुआ था। अर्जुन ने शस्त्र क्यों नहीं उठाए? अर्जुन के शस्त्र क्यों गिर गए थे? क्योंकि उन्होंने माया की वजह से उन्होंने सामने में देखा कि ये सभी तो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इनको मार के जीतने से क्या ही फायदा, कि ऐसे जीत का हम क्या करेंगे जब अपने ही साथ में नहीं रहेंगे, तो इस वजह से। ओके, थैंक यू आदित्य, ग्रेट आंसर, थैंक यू। यस, जैसे कि आदित्य राज ने बताया, फाइटिंग के लिए युद्ध में जा चुके थे, कुरुक्षेत्र की भूमि पे जा चुके थे, ठीक है, आज से तकरीबन 5000 साल पहले। बट अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे? रीजन बहुत सेम जो आदित्य ने बताया, वही रीजन है। क्यों? क्योंकि उनके सामने भले ही उनके ताऊ या उनके चाचा के लड़के थे, बट वो थे तो फैमिली। अगर आपका अपनी फैमिली में किसी के साथ इश्यू हो जाए तो क्या आप उसको मार दोगे? नहीं मारोगे ना, आप 100 बार सोचोगे, राइट? लेकिन अब यही सीन था अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ, पांडु के साथ बहुत गलत हुआ था, स्टिल वही सोच रहा था कि मेरा परिवार है, मैं कैसे मारूं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शस्त्र गिरा दिए। उन्होंने बोला कि मैं नहीं ये युद्ध लड़ पाऊंगा। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो, तो आप देख पाओगे कि इस पिक्चर में ये जो आपको इमेज दिख रही है, पीछे अर्जुन है ना? सामने कौन है? रथ पे कौन है? रथ पे कौन है? ये तो सभी को पता होगा, राइट? रथ पे कौन है? कृष्णा है, राइट? कृष्णा उनके सारथी बने थे, है ना? तो यही रीजन था, वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अब वो दुश्मन नहीं, वो उनको फैमिली नजर आ रही थी। और इसी वजह से, क्यों? क्योंकि कृष्णा चाहते थे कि अर्जुन फाइट करे, अर्जुन अपना एक्शन करे। तो अर्जुन को कृष्णा ने कुरुक्षेत्र की भूमि में आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक ज्ञान दिया था, एक ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान को बोलते हैं भगवत गीता। भगवत गीता का मीनिंग है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। कृष्णा ने वो ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। और अर्जुन का सारा संशय खत्म हुआ, और फिर अर्जुन ने दोबारा से क्या किया? अपने शस्त्र उठाए, राइट? इतना सबको पता है, थोड़ा बहुत तो पता होगा, अगर ज्यादा नहीं, है ना? तो इतना तो सबको पता होगा। अब हम डिटेल्ड में इस ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे, डे बाय डे थीम्स के बेसिस पर भगवत गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आज हमने जो कुछ भी सीखा अबाउट गुरुकुल, अबाउट वेदास एंड अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता, क्या आपको ये सब क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी के डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकता है। सेशन कैसा लगा आप सभी को? वॉज इट वर्दी? वॉज इट यूजफुल? यस और नो? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और अपकमिंग सेशंस तो आपको नहीं पता कितना कुछ उस पे आपको सीखने को मिलेगा, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है,
आप डेली ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग पर मत जाना, बोला गया है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट मेक श्योर कि आप इसको लाइव करो, ठीक है, लाइव अटेंड करो, क्योंकि लाइव अटेंड में एक अलग ही इंटरेक्शन होता है, एक अलग ही डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग में वो नहीं होगा, जो पीछे छूट गया वो छूट ही जाएगा, राइट। तो आप कोशिश करें, आप डेली ज्वाइन करें, आप डेली बने रहे, अपने डाउट्स क्लियर करते रहे और सेशंस को मिस ना करें। यू विल नेवर नो कि किस सेशन में आपको क्या अलग सीखने को मिल जाए। मे बी आज जो मैंने बताया आपको पता हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हम सबके पास नॉलेज है, बट वो नॉलेज कितनी सही, कितनी गलत, कितनी पूर्ण, कितनी अपूर्ण है, वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, आज का सेशन डन, आज का सेशन मेरी तरफ से डन है। ओके, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप उसको अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। थैंक यू।